महाराष्ट्र में मुंबई गोवा हाईवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। ताजा मामला रायगढ़ के मानगांव के पास का है, जहां भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक और कार की आमने सामने से टक्कर इतनी खतरनाक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मृतकों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं और 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हादसा रायगढ़ जिले में मुंबई गोवा राजमार्ग पर गुरुवार सुबह 4:45 पर हुआ। पुलिस अधीक्षक सोमनाथ धारगे ने कहा कि पीड़ित सभी रिश्तेदार वैन में रत्नागिरी जिले के गुहारगढ़ जा रहे थे। ट्रक मुंबई की ओर जा रहा था। अधिकारी ने कहा कि मृतकों में एक बच्ची, 4 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया गया। अधिकारी ने बताया कि हादसे में घायल हुई 4 वर्षीय बच्ची को मानगांव के एक अस्पताल में ले जाया गया। उन्होंने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपना बयान पेश कराया। इस दौरान एक्ट्रेस ने कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर पर कई आरोप लगाए। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दिए अपने बयान में जैकलीन ने कहा कि सुकेश मेरे इमोशंस के साथ खेला है, मेरे जिंदगी को तबाह कर दिया है। सुकेश ने मुझे गुमराह किया, मेरे जीवन और मेरे करियर को बर्बाद कर दिया। जैकलीन ने कोर्ट में कहा कि सुकेश उससे एक सरकारी अधिकारी के तौर पर मिला था। उस समय एक्ट्रेस को शक भी हुआ था। जैकलीन ने कहा कि उसने खुद का परिचय सन टीवी के मालिक के तौर पर दिया था। उसने दावा किया था कि जयललिता उसकी आंटी है। उसने मुझे कहा था कि मुझे साउथ इंडिया की फिल्में भी करनी चाहिए। सन टीवी का मालिक होने के नाते उसके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं। साउथ इंडियन फिल्मों में हम लोगों को साथ में काम करने की कोशिश करनी चाहिए। जैकलीन ने आगे अपने बयान में कहा कि उनकी सुकेश के बीच दिन में कम से कम 3 बार कॉल और वीडियो कॉल पर बातें होती थी। जैकलीन ने बताया कि सुकेश उन्हें उनके शूट से पहले सुबह में कॉल किया करता था, उसके बाद दिन के बीच एक कॉल करता था और एक कॉल फिर रात में उनके सोने से पहले करता था। जैकलीन ने यह भी कहा कि सुकेश ने भी कभी नहीं बताया कि वो जेल से कॉल कर रहा है या फिर जेल में है। वहीं दोनों के बीच आखिरी बातचीत 8 अगस्त 2021 को हुई थी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करने और प्रदेश पदाधिकारियों से मुलाकात करने 23 जनवरी को जयपुर पहुंचेंगे। बता दें कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ने के बाद वो 23 जनवरी को अपना पहला राजस्थान का दौरा करेंगे। नड्डा का ये दौरा प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के सभी नेताओं को एकजुट करने के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि राजस्थान में 10 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष के दौरे को चुनाव की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल 16-17 जनवरी को दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और साल 2024 के आम चुनाव को लेकर मंथन किया गया था, जिसके बाद चुनावी राज्यों में पार्टी सक्रिय हो गई है। बता दें कि जेपी नड्डा राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों के प्रभारी हैं, इसलिए उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जेपी नड्डा 24 और 25 जनवरी को भी राजस्थान के जयपुर में रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि राजस्थान में बीजेपी को मजबूत करना और सभी बड़े चेहरों को चुनाव में एक साथ लाना पार्टी के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है और इसी को ध्यान में रखते हुए नड्डा प्रदेश कार्य समिति में नेताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को राजस्थान के नेताओं के साथ साझा किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी महज 28 सीटों से सरकार बनाने में विफल रही थी, जिसकी बड़ी वजह गुटबाजी मानी जा रही थी। सूत्रों ने बताया कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, वी सतीश, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक सूबे में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में चल रही गुटबाजी को रोकना और पार्टी को एकजुट करना, चुनाव के लिए तैयार करना राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र के कलबुर्गी का दौरा करेंगे, जिसकी तैयारी जोरों पर है। कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव है, इसलिए भी पीएम मोदी के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है।
बता दें कि 1 महीने के भीतर पीएम मोदी का कर्नाटक में ये दूसरा दौरा है। पीएम मोदी ने कल ट्विटर पर लिखा था कि मैं 19 जनवरी को कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा करने के लिए उत्सुक हूँ। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। ये कार्य विविध क्षेत्रों को कवर करते हैं और विकास को बढ़ावा देंगे। बता दें कि पीएम मोदी कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इसमें सिंचाई, पेयजल से जुड़ी परियोजनाएं और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। इस कार्यक्रम को लेकर पीएम मोदी ने खुद ट्वीट किया है और कहा है कि वो इस दौरे के लिए उत्सुक हैं। पीएम मोदी कर्नाटक में यादगीर और कलबुर्गी में दोपहर करीब 12 बजे पहुंचेंगे। यादगीर जिले के कोडेकल में सिंचाई, पेयजल से जुड़ी कई परियोजनाओं और NH 150C के 71 किलोमीटर लंबे खंड का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं दोपहर करीब 2 बजे पीएम मोदी कलबुर्गी जिले के मलखेड़ा पहुंचेंगे। यात्रा के दौरान पीएम मोदी मलखेड़ में एक मेगा कार्यक्रम में टाडा निवासियों को संपत्ति के दस्तावेज वितरित करेंगे। कर्नाटक के इतिहास में ये पहली बार है कि दस्तावेज 51,900 टाडा निवासियों को वितरित किए जा रहे हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार लाभार्थियों को रायचूर, बीदर, यादगीर और विजयपुरा के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के जिलों से चुना गया है। ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट ने बुधवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि उन्होंने इस तरह के शोषण का सामना नहीं किया है। टॉर्चर से गुजरी थी उस टाइम पे। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए। कवर अप नहीं था, वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की, और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है, वो जिम्मेदार रहेंगे। इस मामले को लेकर जब WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझ पर सभी आरोप निराधार हैं। और विनेश फोगाट को मैंने जब कुश्ती हार गई थी तो इसलिए जाकर के मिला था और उससे मैंने कहा था कि चलो परेशान होने की कोई बात नहीं, नसीब में नहीं है। इसी विनेश फोगाट को जब वहाँ उस ओलंपिक में, वहाँ जिसमें इसका चोट लगी थी, रियो ओलंपिक में, ये रो रही थी और इससे ज्यादा मैं रो रहा था। दुर्भाग्य है मेरा। वहीं इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने ओलंपियन पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कोचों के खिलाफ लगाए गए यौन आरोपों के मामले की जांच करने के लिए मंत्रालय और पुलिस को नोटिस जारी किया है। हमारा नाम ओलंपिक्स में रोशन करा है, इस देश को इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया है। आज उन शेरनियों को जंतर मंतर पे रोना पड़ रहा है और न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। मेरे हिसाब से इस देश के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है और केंद्र सरकार के यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को नोटिस इशू करा है। इस केस में तुरंत न्याय होना चाहिए। बता दें कि ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के साथ विनेश फोगाट और अन्य शीर्ष भारतीय पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं और मोदी सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोल रहे हैं। अब एक बार फिर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने न्यूजीलैंड की पीएम की तारीफ करते हुए मोदी सरकार पर तंज कसा है। दरअसल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने पीएम पद छोड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद जयराम रमेश ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में उनके जैसे लोगों की ज्यादा आवश्यकता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि दिग्गज क्रिकेट कमेंटेटर विजय मर्चेंट ने अपने करियर के चरम पर होने के दौरान संन्यास लेने के बारे में एक बार कहा था कि तब जाओ जब लोग कहें कि ये क्यों जा रहा है, ना कि तब जब लोग पूछे ये जा क्यों नहीं रहा। मर्चेंट की उक्ति का पालन करते हुए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री अर्डन ने कहा कि वो पद छोड़ रही हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय राजनीति में उनके जैसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड के पीएम जेसिंडा अर्डन ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। जेसिंडा ने बताया कि वो 7 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। जेसिंडा ने पीएम पद छोड़ने की वजह बताते हुए कहा कि उनके पास अब पीएम पद पर काम करने की ऊर्जा नहीं बची है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम पद एक बड़ी जिम्मेदारी है, अब उनके अंदर पहले जैसी ऊर्जा नहीं है।
जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 200 करोड़ रुपए की वसूली केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही विटनेस बन चुकी हैं। नोरा फतेही ने कुछ दिन पहले अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने दावा किया कि सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए लग्जरी गाड़ी को लेकर ऐशो आराम की जिंदगी देने का ऑफर किया था। उन्होंने दावा किया कि सुकेश ने अपने क्लोज वन पिंकी ईरानी के जरिए उनसे ये फेवर मांगा था। इन्हीं मामलों के बीच नोरा अपने करियर पर भी फोकस कर रही हैं। इस बार बी पराग अच्छा सिला दिया सॉन्ग का रीमेक लेकर आ रहे हैं। सॉन्ग का टीजर रिलीज हुआ है। इसमें राजकुमार राव और नोरा फतेही की जोड़ी देखी जा सकती है। पहली बार ऐसा हुआ है जब इस जोड़ी को पर्दे पर साथ में देखा गया है। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो शेयर कर अपडेट किया और लिखा सॉन्ग आउट नाउ। सॉन्ग के टीजर में देखा जा सकता है कि राजकुमार राव और नोरा का लव हेट रिलेशनशिप है। एक और नोरा राजकुमार के लिए रोती दिख रही है, तो दूसरी ओर वो उनके प्यार में दीवानी नजर आ रही हैं। टी सीरीज ने बी पराग के इस गाने का टीजर शेयर किया है। सॉन्ग के कंपोजर और लिरिक्स राइटर जानी हैं। लंबे वक्त से बी पराग और जानी एक साथ काम करते आ रहे हैं। जितने भी सॉन्ग दोनों ने मिलकर बनाए हैं हिट हुए हैं। इससे पहले पछताओगे सॉन्ग में दोनों ने साथ काम किया, जो सुपर हिट हुआ था। इस गाने में नोरा फतेही फीचर हुई थी। Never miss an update.